Hello student, welcome to our channel. My name is Abdullah Siddiqui. Today we will cover data sufficiency. Data sufficiency is very important topic और स्पेशली आज जो हमको लेकर के आए हैं वो एमबीएंटस एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किया है कि इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो डेटा सफिशिएंसी करने हम किस तरह से आज करेंगे, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद कुछ हमने एडिशनल क्वेश्चन लिए हैं वो करेंगे और जो एमबीएंटस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उनमें से बेस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने चूज़ किया है। एक्चुअली में इससे हर साल क्वेश्चन आपको 4 to 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एवरेज ऑन यू मे गेट 5 क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन के पीछे सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इट्स वेरी सिंपल टॉपिक, वी कैन डू ईजिली। इस टॉपिक को हम किस तरह से कवर करेंगे, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन हमने एडिशनल लिए हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स के उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो डेटा सफिशिएंसी, पहले मैं आपको ये बता दूं, डेटा सिंगुलर में भी यूज़ होता है, प्लूरल में भी यूज़ होता है। तो डेटा को कभी डेटास प्रोनाउंसिएट नहीं करना चाहिए। तो और डेटा सफिशिएंसी मतलब सफिशिएंट जैसे होता है, कोई भी गिवन चीज़ हमारे लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो वैसे जो डेटा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसके रिगार्डिंग आपको दो आपको डेटा दिया जाता है, वो दोनों डेटा हमारे आंसर्स हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, हमारे लिए सफिशिएंट है या नहीं है, इसी को कहते हैं डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी बेसिकली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं। तो डेटा सफिशिएंसी मीन्स क्या होता है, गिवन डेटा और सफिशिएंट टू गिव द आंसर और नॉट, बस इतना आपको समझना है। गिवन डेटा और सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट। डेटा सफिशिएंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसके लिए, कैट मैट ये सारी चीज़ें देंगे। ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें लॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है और मैथमेटिकल भी होती है। हम लोग आज मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कवर करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन किससे समझाने की कोशिश की गई है, किस तरह से कैसा क्वेश्चन इसमें होता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको दो डेटा दिया रहेगा, आपको पहले से मतलब आपको ये बताना है कि फर्स्ट से हम आंसर दे सकते हैं या सेकंड से, या दोनों को मिला करके भी हम आंसर नहीं कर सकते। लॉजिकल प्रॉब्लम हमारी कैसी होती है, लॉजिकल प्रॉब्लम में जैसे ये इज़ हामिद ब्रदर ऑफ खालिद, अब इसमें दो डेटा इसमें भी दिया गया है। हामिद हैज़ 1 रियल ब्रदर, ओनली हामिद फादर हैज़ 2 सन्स, तो इसके बिहाफ पे हमें आंसर करना होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया किस तरह के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स, इस टिप्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लें और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। क्या है, सॉल्विंग द डेटा सफिशिएंसी प्रॉब्लम। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। क्वेश्चन देखिए, कोई भी टॉपिक आप करते हुए, तो आप मैथ करते हैं, इंग्लिश करते हैं, जीके, करंट अफेयर्स, आप एक हैबिट डेवलप करें कि आप क्वेश्चन को एक बार में करेक्टली रीड कर लें। जैसे होता है, लिखा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट को आप जल्दी में रीड ही नहीं कर रहे हैं, आपने प्राइम पढ़ लिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, आपने प्राइम पे टिक कर दिया, पूछा गया है नॉट ए प्राइम नंबर। तो इस तरह की गलती बच्चे बहुत करते हैं, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करने की आदत बनाइए, ये इंपॉर्टेंट। डेटा सफिशिएंसी में तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर और कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं के बिहाफ पे आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो आप गलती कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अलजेब्रा एंड द ज्योमेट्री इज द अलजेब्रा एंड द ज्योमेट्री और द प्री रिक्वेस्ट टू द सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द डेटा सफिशिएंसी। बेसिकली अलजेब्रा और ज्योमेट्री से, जैसे आपका जीमैट वगैरह में हो गया, बैंकिंग में हो गया, उस तरह के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके एमयू में अलजेब्रा ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं। ज्योमेट्री के इनफैक्ट जो क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं अलग से, लेकिन डीएस में बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, वी हैव नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, वी हैव टू सिंप्लीफाई, टेल वेदर द स्टेटमेंट और सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वी हैव नॉट टू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड करनी होती है। वी कैन फाइंड द आंसर और नॉट यूजिंग दिस डेटा, जो भी दिया गया है 2 या 3, उसी के बिहाफ पे हम आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते, हमें कभी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, क्या है, टू गिव द आंसर वी विल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है, पहले हम कंसीडर करेंगे कि हमारा स्टेटमेंट 1 से आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर निकल रहा है देन फिर हम चेक करते हैं दूसरे स्टेटमेंट से हमारा आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। सपोज कर लीजिए 1 से हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं,
दूसरे से भी नहीं दे पा रहे हैं, फिर दोनों को मिला करके हम करते हैं कि दोनों को मिला करके आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि दोनों को मिला करके नहीं निकल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस उसमें दिया रहता है फिर हम अपना आंसर उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे नोट डाउन कर लें, ज़्यादा बेटर होता है। नोट करने से चीज़ें दिमाग में भी बैठती हैं, तो आप इसे नोट कर लें। अब ये कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ये मैंने लिया है एमयू इंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर का जो इंस्ट्रक्शन, उसी को मैंने कॉपी कर लिया है। इसमें क्या होता है, एक आप पढ़ लें, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में रीड कर लेना। इफ़ द क्वेश्चन कैन बी द आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, अगर हम एक स्टेटमेंट से दे सकते हैं बट वी कांट गिव द आंसर यूजिंग द अदर स्टेटमेंट, तो हमें क्या देना पड़ेगा आंसर, हम ए पे टिक करेंगे। अगर सेकंड फर्स्ट से नहीं हो रहा, सेकंड से हो रहा तो बी से, दोनों को मिला करके सी से, अगर दोनों को मिला करके भी आंसर नहीं हो रहा तब हम डी से आंसर देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एमयू इंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप देने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे करेक्टली रीड कर लीजिएगा क्वेश्चन में। कभी होता है कि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन उसके दूसरी तरह से दे दिया गया है, तो इस चीज़ को आप करेक्टली रीड कर लेना कि हमें आंसर कहाँ देना है, ए देना है, बी या सी। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। हमने पहला क्वेश्चन लिया है लीनियर इक्वेशन के बेस है क्वेश्चन, जिससे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। आपको पता है कि दो वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन दिया है, तो उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू रिक्वायर्ड टू इक्वेशंस। दो इक्वेशन अगर है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है, लेकिन बी केयरफुल, कभी होता है कि दोनों इक्वेशन ऐसे दिए रहते हैं कि आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो तीन कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी लीनियर इक्वेशन में। पहली कंडीशन ये है कि जैसे मान ली दो इक्वेशन आपको दिया गया, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी दी गई है a2x, दूसरा इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा, पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि इफ़ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, देन सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन। और हमें यूनिक सोल्यूशन ही फाइंड करना होता है, यानी कि अगर पहली लाइन पहले इक्वेशन के ग्राफ ड्रा करो, दूसरे करो, तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड यूनिक सोल्यूशन। चलिए दोनों कंडीशन और भी मैं बता देता हूँ कि अगर a1 अपॉन a2 है इक्वल किसके आ गया, b1 अपॉन b2 के, और इक्वल है किसके, c1 अपॉन c2 के। इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होती है, यानी कि अगर हम पहले इस वाले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और दूसरे वाले का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दोनों लाइनें ओवरलैप होंगी। तो इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है, और इन दोनों को हम कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट मीन हैविंग द सोल्यूशन। तीसरा केस जो होता है वो a1 अपॉन a2 इक्वल होता है किसके, b1 अपॉन b2 के, और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। इन दिस केस नो सोल्यूशन होता है, यानी कि एक लाइन होगी और दूसरी लाइन उसके पैरेलल होगी, दोनों लाइन कभी कट नहीं करेंगी, तो इसका कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक था, मैंने बता दिया। अब आप यहाँ पे बिना सॉल्व किए हुए इक्वेशन को, जैसे आपकी सॉल्व करने की आदत होती है, आप एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, a1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, b1 की वैल्यू हो जाएगी -1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी 5। इसी तरह से a2 की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड b2 की वैल्यू होगी -1 और c1 की वैल्यू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक a1 अपॉन a2, क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1, यानी कि 3 के बराबर हो जाएगा। देन वी विल चेक b1 अपॉन b2, b1 क्या है -1, b2 क्या है -1। y के कोफिशिएंट को कहते हैं ये b1 ये b2, ध्यान रखिएगा y के कोफिशिएंट, तो ये 1 के। अब देखिए अगर हमारा a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू किसके आ गया, b1 अपॉन b2 के, सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन, दैट मीन्स x एंड y की दोनों वैल्यू भी यूनिक आएगी, तो हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बिना सॉल्व किए हुए इसे हम चेक करके बता सकते थे कि बाय यूजिंग दीज टू वी कैन गिव द आंसर। तो ये तरीका होता है, कितना सिंपल सा था। अगर आपको सारी थ्योरी पता है और सारी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, इफ़ x डज नॉट इक्वल टू वाई। देखिए यहाँ पे क्यों दिया गया x डज नॉट इक्वल टू वाई, क्योंकि अगर y x के बराबर होगा तो इस सेकंड वाले में डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो वो नॉट डिफाइन होता है, तो इसी वजह से दिया गया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, फर्स्ट से चलिए हम ट्राई करते हैं, सेम प्रोसीजर लगाते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x, ये पूरा इससे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5x 25। तो इससे हम y की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, कि अगर हम इसे किसी भी तरह से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें
इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू मिलेगी y की भी और x की भी। हम जैसे आप जब ग्राफ ड्रॉ करते थे क्या करते थे, एक बॉक्स लेते थे, यहाँ पे x यहाँ पे y, अगर x आप 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू भी निकल आएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। इस तरह से वी कैन चूज द सेवरल वैल्यू, लेकिन एक यूनिक सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो यानी कि फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट। व्हाट अबाउट सेकंड? सेकंड से हम देखते हैं क्या होगा। एक्चुअली इस वीडियो को हम लोगों ने प्रॉपर पूरा शूट कर लिया था कल ही, लेकिन कुछ इश्यूज आ गए इसमें फाइल में, तो इस वजह से अब मैं जो है स्क्रीन शेयर करके मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं, समझ में आना चाहिए आपको, कोई इशू नहीं होगा। x प्लस वाई, आप एक बार कमेंट ज़रूर करेंगे या मुझे मैसेज करके बताएं कि बोर्ड पे जो पढ़ाया जाता है उसमें ज़्यादा बेटर लगता है या स्क्रीन शेयर करके। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो जाएगा y माइनस एक्स। अब देखिए y को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे 2 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 2 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 होता है, a और b अगर 0 होता है, तो a अगर 0 है तो क्या होगा, दूसरी कंडीशन क्या होगी, और b डज नॉट इक्वल टू 0। और अगर b 0 है तो और दूसरी कंडीशन क्या होगी, a डज नॉट इक्वल टू 0। एक कंडीशन और होती है कि a और b बोथ 0 हों, तो इसको आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे 2 डज नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। दैट मीन्स हम सेकंड जो हमारे लिए क्या है, सफिशिएंट है। सेकंड से हम इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं x की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। आप इस वीडियो को पॉज कर दें और ख़ुद से कोशिश करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप ब्रेन का यूज़ करेंगे डेफिनेटली आपके अंदर बहुत कैलिबर है, आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग का यूज़ किया कीजिए, सॉल्व कीजिए, पॉज कर दीजिए पहले, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको बेसिकली इसमें क्या फाइंड करना है। मैंने कोई स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर। ये क्या है, एक्स स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर। बच्चे सोचेंगे एक्स वाई के अलग अलग वैल्यू निकालें, और ये दोनों स्टेटमेंट डेटा ऐसे दिए गए हैं कि आप इसमें को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल नहीं सकते। बेसिकली ये एक ही इक्वेशन है कायदे से देखा जाए। अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि ये आ जाएगा। इसको और इधर हम सॉल्व करें तो ये x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। देखिए दोनों सेकंड और फर्स्ट दोनों एक ही दिया है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप परेशान हो जाओगे। व्हाट वी हैव टू फाइंड, फिर से चेक करते हैं। ये बेसिकली है क्या, ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और हमें पहले स्टेटमेंट से क्या दिया गया है, कॉमनली सिंप्लीफाई करने के बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो x प्लस वाई का अगर हम स्क्वायर करते हैं और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दैट मीन्स 1 इज सफिशिएंट। नाउ अगेन वी विल चेक सेकंड, क्योंकि देखिए जो डीएस का क्वेश्चन है बेसिकली जीमैट कैट वगैरह में पहले जहाँ भी पूछा जाता था क्वेश्चंस, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ 5 ऑप्शन होते हैं। तो एक ऑप्शन ये भी इसमें दिया जाता है कि हम 1 से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, 2 से भी कर सकते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल, और दोनों को मिला करके भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि 1 से भी किया जा सकता है और 2 से भी किया जा सकता है। अगेन आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, अगेन वी आर गेटिंग 4। तो फर्स्ट से भी किया जा सकता है और सेकंड से भी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन इससे बहुत ट्रिकी आते हैं, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग अगर सही से नहीं लगाए तो क्वेश्चन में आप गलती भी कर सकते हैं। अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर। यहाँ पे प्लस आपको दिया गया है और आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए बी। डायरेक्टली वी कैन राइट फ्रॉम 1, हम क्या लिखेंगे, 1 से अगर इंडिविजुअल हम देखते हैं तो ए और बी की वैल्यू, दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, वी कांट फाइंड। सेकंड से भी हम नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन दोनों को मिला करके हम क्या कर सकते हैं, ए बी के स्पेस पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 ए बी, और ए प्लस बी के स्पेस पे डायरेक्ट हम 9 लिख सकते हैं, और ए इंटू बी के स्पेस पे हम लिख सकते हैं 20, तो 9/20 इज द आंसर। यानी कि दोनों को मिला करके हम आंसर कर सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो AMU एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, और 2019 रीटेस्ट इसलिए लिखा गया है कि उस साल पेपर कैंसिल हो गया था, दोबारा से भी पेपर हुआ था, तो इसी वजह से ये रीटेस्ट में 5 क्वेश्चन आए थे। इन 5 क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आए, 5 या 4 जो भी होगा स्लाइड में आगे देखते हैं। चलिए क्या है, 4 क्वेश्चन है। ये इस तरह से क्वेश्चंस आपको दिया रहता है और इस तरह से आपको इसमें पूरे आंसर्स करने होते हैं। ए देना है अगर स्टेटमेंट 1 से हो रहा है, बी देना है जब आप 2 से कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। इफ़ द बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू द आंसर, ठीक है। उसके बाद दोनों से डी क्या दिया गया है, दोनों को मिला करके भी हम आंसर नहीं कर सकते। तो अब हम इसमें इस तरह से आप इसे एक बार नोट कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे एक बार रीड कर लेना। लेकिन जब अलीगढ़ के क्वेश्चन पेपर में आएगा तो डेफिनेटली एक बार आप रीड कर लेना ज़रूर, नहीं तो पता चलता है वहाँ पे चेंज किया हुआ है, आपके दिमाग में यही सारी चीज़ें हैं।
करने के लिए थोड़ा सा स्पेस ले लिया है। अब जैसे क्या चीज़ें हैं, पहले क्वेश्चंस को करेक्टली ऊपर के इंस्ट्रक्शन एक बार आप रीड कर लेंगे। वो अगर मान ली 4 क्वेश्चन दिए गए, चारों क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन सेम होते हैं, क्या आंसर करना है उसके भी ऑप्शन सब में सेम ही रहते हैं ऑलमोस्ट। अब आपको क्या फाइंड करना, द एरिया ऑफ ए सर्किल ए इज 36% लेस देन द एरिया ऑफ द सर्किल बी। यानी कि वी हैव गिवन 2 सर्किल, एक सर्किल छोटा है, दूसरा सर्किल क्या है, बड़ा है। ये सर्किल हमारा ए है, ये सर्किल बी है। इसका जो भी एरिया है उससे 36% लेस देन है इसका एरिया। तो क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए सर्किल ए। सर्किल ए की हमें रेडियस फाइंड करनी। रेडियस हम कितने केसेस में फाइंड कर सकते हैं, या तो हमें डायमीटर गिवन हो, अगर हमें डायमीटर अगर गिवन है तो भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, या सरकमफ्रेंस गिवन हो, सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr, इससे भी हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, या आपको एरिया दिया हो πr²। इन 3 केसेस से हम जो है रेडियस फाइंड कर सकते हैं, डायमीटर गिवन हो या सरकमफ्रेंस या एरिया। लेकिन हमें क्या दिया है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल बी इज, सर्किल बी की पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस दिया है वो कितना होती है, पेरीमीटर 2πr। ये किसके बराबर दिया गया, 20π के बराबर दिया गया। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पाई से r की वैल्यू जो हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो अब हमने बिगर सर्कल की रेडियस निकाल ली। बिगर सर्कल ए की हम लोगों ने रेडियस फाइंड कर ली, तो उसका एरिया भी हम निकाल सकते हैं। और छोटे सर्किल की जो एरिया होगा उसका 36% लेस है, तो छोटे सर्किल का भी एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एरिया पता चल गया है तो हम इसकी रेडियस भी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स 1 इज सफिशिएंट, 1 इज सफिशिएंट। अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आर की वैल्यू 10 लिया फिर इसका आप एरिया निकाल रहे हैं तब रेडियस, नहीं, हमें सिर्फ क्या है फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो इजीली वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल। सेकंड क्या दिया गया है, द डायमीटर ऑफ अ सर्किल बी, द डायमीटर ऑफ अ सर्किल है। ये चीज ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जितने भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आते हैं पहले आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, एक अच्छा टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। और 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5% एक बिग नंबर होता है। देखा होगा भी जामिया में बच्चों के जो मार्क्स हैं, जिसके 49.5 आए हैं वो सोचा कि 5 और आए थे हमारे पास, सिर्फ 0.5 मार्क्स और आए होते तो हमारे पूरा 50% हो जाते। तो मार्क्स की बहुत वैल्यू होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अच्छे से रिवाइज कर लें। और लास्ट मोमेंट टिप हम यही कहेंगे, जो कुछ आपने पढ़ा है थॉरोली आप रिवाइज कर लें अच्छी तरह से, और क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें। और एएमयू का एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होता है, अगर आपने 55 एंड अबव अगर आपने सही से सॉल्व किया है और मॉडरेट पेपर है तो इजीली जो है आपको मेन कैंपस मिल सकता है, अगर जीडीपीआई का परफॉर्मेंस आपका बेटर है। तो वरीड मत हो, पूरी तरह से रिवाइज करें, अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पंप ए एंड पंप बी कैन रिमूव ऑल द वाटर फ्रॉम द टैंक इन 30 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। यानी कि पंप ए और पंप बी दोनों मिला करके जो पूरे टैंक को 30 मिनट्स में भरते हैं, तो 1 मिनट में जो पार्ट हो जाएगा दिस हो जाएगा 1/38 पार्ट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक पंप ए टू रिमूव द वाटर फ्रॉम द टैंक। यानी कि एक उस ए पंप जो है उस टैंक से जो पूरे पानी को कितने टाइम में रिमूव कर सकता है। तो इसमें अगर बी का अगर आपको दिया हो तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए रीड करते हैं, पंप बी अलोन कैन रिमूव द वाटर इन 75 मिनट। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/75 और 1/30 से माइनस करके ए की वैल्यू इजीली आप निकाल सकते हैं। पंप उसके बाद दूसरा क्या दिया, यानी कि 1 इज सफिशिएंट है हमारे लिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें खुद पता चल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट से 75 मिनट्स ले रहा है। तो इसका मतलब है कि और ये दोनों मिला करके 1/30 है। अगर इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो इजीली हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, आसानी के साथ इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सेकंड नॉट रिक्वायर्ड, फर्स्ट से हम आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बहुत सिंपल सा और इजी क्वेश्चन है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स नीडेड फॉर ए रूम 9 फीट बाई 12 फीट। एक रूम है जो हमारा 9 बाई 12 फीट का एक रूम है जिसमें टाइल्स लगनी है। टाइल्स आर 6 इंचेस। फर्स्ट से अगर हम निकालना चाहें, टाइल्स का एरिया दिया गया है 6 स्क्वायर इंचेस पूरा एरिया दिया गया है, लेकिन उसकी कॉस्ट नहीं दी गई है, तो 1 इज नॉट सफिशिएंट। दूसरा क्या है, टाइल्स कॉस्ट 10 पर स्क्वायर फीट। हमें क्या है, एरिया पूरा पता है, कॉस्ट पता है टाइल्स की कितना है, 10 पर स्क्वायर फीट दिया गया है। तो यानी कि 12 × 9 करेंगे, ये हमारा इतना एरिया हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आसानी के साथ हम फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड इज सफिशिएंट। तो देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन, आपको आसानी के साथ आंसर इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट अनदर वेरी गुड क्वेश्चन क्या है, द
द एग्रीगेट स्कोर ऑफ द 3 क्रिकेटर ABC वॉज 149। देखिए एग्रीगेट दिया गया है आपको, एवरेज नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C तीनों का स्कोर मिला करके 149 है। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द स्कोर ऑफ ईच क्रिकेटर, सभी का चाहिए, यानी हमें A का भी स्कोर फाइंड करना है, B का स्कोर भी फाइंड करना है और C का स्कोर भी फाइंड करना है कितना होगा। सभी के स्कोर्स को हम लोगों को फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हम फाइंड कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या दिया, B एंड C टुगेदर, यानी कि B प्लस C की जो वैल्यू दी गई है 76 दी गई है। B प्लस C 76 दिया गया है, लेकिन इससे हम तीनों की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। यहाँ पे अगर हम पुट कर दे B प्लस C के स्पेस पे 76 पुट कर दे, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि A की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कितना आएगा इसको कोई ज़रूरत नहीं, बस A की वैल्यू फाइंड हो गई। A अगर हमने फाइंड कर लिया है और लेकिन अभी B और प्लस C की कंबाइंड वैल्यू, दैट मीन्स 1 इज नॉट सफिशिएंट। कम टू द सेकेंड क्या दिया गया है, A प्लस C टुगेदर कितना है 103। तो यहाँ पर A के स्पेस पे जो A की जो वैल्यू आई है वो हम पुट करके C निकाल सकते हैं। अब हमें C अगर पता चल गया तो इन दिस केस हम B भी हम निकाल सकते हैं। A की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड है, C आपने यहाँ से निकाल लिया, इसको पुट कर देंगे तो B भी निकाल सकते हैं। दैट मीन्स हम 1 और 2 दोनों को मिला करके हम आंसर कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होगा। नेक्स्ट AMU MBA इंट्रेंस एग्जाम 2022 से लिए है क्वेश्चन कुछ, ये सेट B का है और मैंने पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पूरी प्लेलिस्ट का 2019 से लेकर के लास्ट एग्जाम 2022 तक का क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लेते हैं। हर साल के पेपर हम लोग टाइप करवा करके अपलोड कर देते हैं। टाइप करवाने से क्या रहता है कि आपका उसका प्रिंट आउट भी बेटर आता है और क्लियर रहता है, विजुअलाइजेशन बेटर रहता है। तो आपको जब भी पेपर की रिक्वायरमेंट हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल से, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इज द सम ऑफ 2 रियल नंबर्स A एंड B इज इवन। अब आपको ये हमें फाइंड करना है कि A प्लस B इवन होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इन जनरल अब क्या होता है, नंबर सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो बस इवन और ऑड, इवन का मतलब आप बस यही समझते हैं कि आपने 2, 4, 6, 8 कर लिया, ये इवन हो गया। ऑड बोला गया तो 1, 3, 5, इससे ज़्यादा आप करते नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा अगर आप उसमें कुछ ऑपरेशन करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर 2 इवन नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, जिससे 4 और 6 ले लें तो 10, यानी कि एक इवन मिलेगा। अगर हम 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं, 2 ऑड हमने कोई ले लिया, 3 ले लिया, एक 1 ले लिया, 4 ले लिया, तो क्या आ रहा है, ये इवन आ रहा है। अगर हम एक इवन को सम करें और एक ऑड को सम करें, कोई सा भी नंबर ले लें, 4 + 3 7, हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करके भी देख लें। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि कभी भी आप चाहे इवन को इवन से मल्टीप्लाई करें या इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करें, हमेशा इवन आता है, याद रखिएगा, यू शुड रिमेंबर इट। एक बार क्वेश्चन आया था किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में, काफ़ी देखने में बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था। ये दिया गया था, जैसे मान लीजिए 2x³ - 5x⁵ + 6x² - 36xy⁵ + y⁵7, इससे दिया गया था। पूछा गया था x इवन है, y ऑड है, तो ये नंबर इवन होगा कि ऑड होगा। अब बच्चों ने क्या किया, इसमें x की इवन वैल्यू कुछ पुट कर दी, y की कुछ इवन वैल्यू ले ली रैंडमली और पुट करके सिंप्लीफाई करके देखा, डेफिनेटली आंसर आ गया, लेकिन बहुत टाइम लगा। लेकिन आपको पता है कि बाहर यहाँ पे 2 है, अगर ये इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है और अंदर ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। वेदर यू विल गेट इवन, आपको या तो इवन नंबर मिलेगा और ऑड मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इवन ही आएगा। तो आपको जरूरत क्या है इसे अंदर सॉल्व करने के लिए, आप डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे, इवन इसका आंसर होगा। तो थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ता है जब आप पढ़ते हैं, बहुत सिंसियरिटी के साथ पढ़ें। आप सिर्फ अगर आप सोचेंगे कि शॉर्टकट ट्रिक से ही कुछ हो जाए, तो शॉर्टकट ट्रिक आपको एग्जाम कभी नहीं बीट करा सकती। हाँ, मजे आते हैं उसको सॉल्व करने में, थोड़ा सा लगता है कि हाँ हम तेजी के साथ कर रहे हैं। ट्राई टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। अब A + B क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इससे हम इवन और ऑड हम डिसाइड नहीं कर सकते कि पॉजिटिव और नेगेटिव है क्या है। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल्स हम ले लें, मान लीजिए कि A की वैल्यू आपका 2 है और B की वैल्यू आपने 2 लिया है, तो इवन 2 अगर इवन लेते हैं, 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर आप एक दोनों ऑड लेते हैं, 3 + 3 ले लिया तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस केस में भी इवन मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने A को +2 ले लिया और B को हमने 3 ले लिया, 3 + 2 क्या आ जाएगा, 5 आएगा, जो कि क्या होगा, ये एक ऑड नंबर होगा। तो वी कांट डिसाइड पॉजिटिव नेगेटिव, इससे हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसी तरह से A और B ऑड नेगेटिव है, तो इससे भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये नंबर A + B का इवन होगा या ऑड होगा। तो दोनों मिला करके सफिशिएंट
नहीं है। देखिए टॉपिक क्या था, सिंपल से इवन और ऑड का, और इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं जिसको आपको समझना चाहिए। इस तरह से ऑपरेशन करके आपको देख लेना चाहिए अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अदर वेरी गुड क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एएमयू में आ चुके हैं। हाउ मेनी गर्ल्स क्वालिफाइड, क्या पूछा गया है, क्वालिफाइड का ध्यान रखिएगा। बीसीए एग्जाम दिस ईयर, लास्ट ईयर 105 गर्ल्स क्वालिफाइड। अब लास्ट ईयर 10 गर्ल्स क्वालिफाइड था और इस ईयर का दिया होता है कि 15% ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है या कम है, तो हम आसानी के साथ निकाल सकते थे, लेकिन ये डेटा हमारे पास नहीं है। सेकंड में क्या दिया गया है, दिस ईयर देयर वाज ए 10% डिक्रीज ओवर द लास्ट ईयर इन द नंबर ऑफ द फेल्यूर। दिया है फेल्यूर का, पूछा है क्वालिफाइड का, तो हम कैसे फाइंड कर सकते, नहीं फाइंड कर सकते, दोनों को मिला करके भी हम आंसर नहीं कर सकते। नेक्स्ट अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, एक बार आप कोशिश करें, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। पी एन क्यू आर रियल नंबर्स आपको दिया गया है। एक बार वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए हम बता देते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट से पहले हम कंसीडर करेंगे, फिर हमें सेकंड पे ध्यान नहीं देने की जरूरत है, पहले हम फर्स्ट पे ध्यान देंगे। Q और P को इधर कर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, R को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो R प्लस R क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। इससे हम क्या है कि R की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। लेकिन अगर हम सेकंड देखते हैं, सेकंड में भी क्या दिया गया है, P प्लस Q इज इक्वल टू 10 दिया गया, इससे भी हम R की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन दोनों को अगर हम मिला दें, दोनों को मिलाने के बाद P प्लस Q के स्पेस पर हम क्या रख दें, 10 रख दें, 10 इज इक्वल टू 2R, इससे हम R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। R की वैल्यू क्या होगी, 5। तो दोनों को मिला करके हम आंसर कर सकते हैं। ये देखिए इसमें इस तरह से आएगा तो आपको इसका आंसर क्या करना है, ये रहता है ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट बट नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, तो आपको सी ऑप्शन पे आपको टिक करना रहेगा। वहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिए रहते हैं तो उसमें ABCD करके दिया रहता है, तो आपको सी ऑप्शन पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट अनदर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इसमें बच्चा कंफ्यूज भी हो सकता है। इससे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सी। दो सिटी दिए गए हैं, ए और सी के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है, ए इज 40 किलोमीटर फ्रॉम बी। ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 40 किलोमीटर। तो पहला हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, पहला जो है हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। अब दूसरी चीज क्या दी गई है, सेकंड क्या दिया गया है, सेकंड से हम देखते हैं, B इज 30 किलोमीटर फ्रॉम C, यानी कि B और C की जो डिस्टेंस दी गई है वो कितनी दी गई है, 30 किलोमीटर दी गई। इससे भी हम नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन क्या दोनों को मिला करके कर सकते हैं। तो दोनों को मिला करके एक केस में किया जा सकता था, जब आपसे ये कहा जाता है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, एक ही लाइन पे हैं। लाइक अगर मान लीजिए कि आपको दिया गया है A और B के बीच की डिस्टेंस जो दी गई है वो 40 किलोमीटर दी गई है, यहाँ पे 40 रख लीजिए, 40 किलोमीटर है, और अब आपको B और C की डिस्टेंस जो है 30 है। B और C की अगर हम इधर 30 ले लें तो हम बता सकते थे, या हम इधर ले लें 30, तब हो जाता है कितना, 10 किलोमीटर। तो ये हमें कंडीशन दी होती है कि B and C आर कोलिनियर और C लाइज बिटवीन A एंड B, तो इस तरह से हम आंसर कर सकते थे। लेकिन अगर मान लीजिए केस ये हो गया कि A और B के बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है 40 किलोमीटर। अब हमारा B और C को हम यहाँ भी ले सकते हैं, C को हम यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो A और C के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वी डोंट हैव एनी एग्जैक्ट फार्मूला जिसकी हेल्प से हम फाइंड कर लें। ये मान लीजिए 30, आप इसे कैसे फाइंड करेंगे, आपको फाइंड करने के लिए क्या होगा कि आपको या तो इसके ट्रायंगल का एरिया आपको दिया हो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ें आपको दी नहीं गई है जिससे आप इसे फाइंड कर लें। तो दोनों को मिला करके हम आंसर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा अगेन जो है इवन और ऑड के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स हमें फाइंड करना है कि P इवन होगा या नहीं होगा। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट से हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। पहले एक स्टेटमेंट आप ट्राई किया करें, इसकी वैल्यू जो दी गई है -15, फर्स्ट जो दिया गया है P-15 की जो वैल्यू दी गई है वो किसके बराबर है, एन इंटीजर है। इंटीजर आपको पता है 0 + 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, ये हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर, इधर होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। तो ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, 0 विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और यू शुड रिमेंबर, अगर आपसे ये कहा जाए 1.5 ये इंटीजर है तो ये नॉट इंटीजर है। इंटीजर जरहम वर्ड से आता है, दैट मीन्स इसका पूरा पूरा, हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, पूरा पूरा नंबर, इसमें डेसिमल या फ्रैक्शन नंबर नहीं होते। सपोज कर लीजिए कि इसकी वैल्यू को हम इंटीजर दिया गया, हम 0 कंसीडर कर लेते हैं,
तो p हमारा हो जाएगा 15, दिस इज ऑड। अगर सपोज कर लीजिए कि p माइनस 15 को जो इंटीजर वैल्यू दी गई है, एक इंटीजर हम मान लेते हैं 1 है, तो इससे हमारी p की वैल्यू क्या आएगी 16, जो कि इवन आएगी। तो अगेन वी आर नॉट गेटिंग द यूनिक वैल्यू, तो फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट। अब हम सेकंड से ट्राई करेंगे। सेकंड से क्या है, p माइनस 10 एक ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर में सपोज कर लीजिए कि हम ऑड में ले लेते हैं, पहले 1 ले लेते हैं, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस 1 11। वी आर गेटिंग एन ऑड इंटीजर। अगेन p माइनस 10 को अगर हम 3 ले लें तो p की वैल्यू क्या आएगी 13 आएगी। अगेन वी आर गेटिंग द ऑड इंटीजर, वी आर नॉट गेटिंग द इवन इंटीजर। दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट को मिला करके भी हम आंसर नहीं दे सकते। 1 से नहीं आ रहा आंसर, 2 से नहीं आ रहा है, अगर दोनों को अगर हम मिला भी लेते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, नहीं आएगा। तो बोथ दोनों को मिला करके भी हम आंसर नहीं कर सकते। दैट मीन्स ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी इज राइट आंसर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इवन ऑड नंबर को भी अच्छी तरह से एक बार देख लेना चाहिए। उसके सारे ऑपरेशन मैंने आप लोगों को बताए थे, सारे ऑपरेशंस को एक बार आप अच्छी तरह से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, इज जेड लेस देन डब्ल्यू। जेड जो है वो डब्ल्यू से लेस है या नहीं है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है वो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो। तो आप बताएं जेड की वैल्यू क्या होगी। ज़्यादातर स्टूडेंट ये कह रहे होंगे 5, लेकिन 5 नहीं होगी। अगर जेड स्क्वायर 25 दिया गया है तो जेड की वैल्यू प्लस माइनस 5 होगी, ध्यान रखिएगा। तो अब W से इसका कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, तो 1 इज़ नॉट सफिशिएंट। अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या है, W इज इक्वल टू 9। अगेन हम Z से इसे कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ 2 को कंसीडर करते हैं तो यानी कि सेकंड से भी हम आंसर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम दोनों से मिला दें तो Z की 2 वैल्यू होगी, प्लस 5 अगर हम लेते हैं या Z की वैल्यू माइनस 5 लेते हैं, लेकिन W हमारा क्या है 9 है। तो इन दिस केस अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो Z कोई भी वैल्यू अगर हम Z की चूज करते हैं तो वो हमेशा W से क्या होगा, स्मॉलर होगा। यानी कि दोनों को मिला करके हम आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज एन इंटीजर। ए की वैल्यू क्या दी गई है, इंटीजर दी गई है। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करते हैं a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसे हम क्या लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इन दिस वे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एज सच ऐसे ही रहेगा ए स्क्वायर प्लस 1, लेकिन इसे हम अगेन लिख सकते हैं ए प्लस 1 और इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको 0 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इसको सेकंड को 0 पुट करते हैं तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो दैट मीन्स दोनों में कोई यूनिक वैल्यू नहीं आ रही है। एक बार वैल्यू आ रही है, ए की एक वैल्यू रियल, अगर इंटीजर की हम बात करते हैं, इसमें डिफाइन किया गया एज इंटीजर है तो -1 और ए इज इक्वल टू 1। तो यूनिक वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, तो फर्स्ट से हम आंसर नहीं कर सकते। सेकंड से क्या होगा, सेकंड को अगर हम लेते हैं तो ए क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए। अक्सर बच्चे एग्जाम्स के बाद शिकायत करते हैं, सर मैं क्वेश्चन कर सकता था लेकिन मैं आइडेंटिटी भूल गया। क्यों भूल गए भाई, आपको आना चाहिए। आप पहले से आप एग्जाम, इतने बड़े एग्जाम के लिए जा रहे हैं, MBA करना इधर जामिया से AMU से आपके लिए कितना कॉस्ट इफेक्टिव भी है। बाहर से आप करते हैं, आपको कितना ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ता है। तो आप मेहनत करें थोड़ा सा, देखें क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और 2 नहीं आता, याद रखिएगा। तो इसी तरह से अगर माइनस की जो आइडेंटिटी होती है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आपको जैसे अगर मैं लिख देता हूँ, आप अगर भूल गए हो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आता है, 2 नहीं आता, यानी कि ए बी आएगा। तो ये दोनों आइडेंटिटी 2 बार लिखे, अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप अपनी दिमाग की कैपेबिलिटी को पहचानें कि आपको एक बार लिखने से याद होता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, डेफिनेटली याद होगा। आप उतने टाइम्स आप लिखें, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके पास एक मोटा सा रफ होना चाहिए, आप उसे फुल कर दें, इतना आप लिखें। आप लिखते नहीं है बस, आप सिर्फ आप सोचते हैं कि वीडियो देखते रहे, उसी से कुछ ट्रिक पता चल जाएगी, नहीं। आपको यू हैव टू पुट वेरी हार्ड लेबर। अब आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, आप a प्लस 1 आ जाएगा और इससे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। आपको पता है ये हमेशा इमेजरी वैल्यू होती है, रियल वैल्यू नहीं होती है, लेकिन इसको अगर हम 0 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू -1 होगी। अगर हम दोनों को मिला दें
तो एक कंबाइंड वैल्यू क्या निकल करके आएगा इन दोनों को मिलाने के बाद। यहां से भी ए की वैल्यू एक -1 आ रही है, हमने इमेजनरी वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया है, और यहां से -1 आ रही है, यहां से माइनस, दोनों को मिला करके ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। तो बोथ आर सफिशिएंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पूछा गया है, इफ ए इज एन इंटीजर, यानी कि -1 होगी। दैट मीन्स दोनों को मिला करके हम आंसर कर सकते हैं। तो देखा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। और क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एमयू के पेपर आप डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें। आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, नर्वस ना हो एग्जामिनेशन हॉल में। अलीगढ़ के लिए जो लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, सेंटर पे पहले पहुँचें और पहुँचने के बाद वहाँ पे रिलैक्स हो जाए। जो गलती आपने जामिया में की वहाँ पे आपको रिपीट करना नहीं है। आप अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप बिलीव कीजिएगा, मैंने कई स्टूडेंट से बात किया कि अगर आप रिलैक्स रहते तो आपका पेपर कैसा रहता। सारे बच्चे हंसने लगते, नहीं सर बहुत बेटर हम कर सकते थे। तो आप वो गलती वहाँ पे ना करें। पेपर किस तरह का आता है, आपकी एक्सपेक्टेशन जो रहती है, आप सोचते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग पेपर आएगा तो हम अच्छा करेंगे। अनएक्सपेक्टेड पेपर आता है तो उसमें देखिए क्या क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बेस्ट ऑफ लक आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।